अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वाक़या करबला जैसा अंदोनाक वाक़या या सानेहा इंसानी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में तो दोबारा पेश आ नहीं सकता। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ालिम हुए, मज़ालिम हो भी रहे हैं, होते भी रहेंगे शायद, और होते भी रह गए। लेकिन वाक़या करबला के जो मज़ालिम थे या वाक़या करबला का जो दुख है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो मज़ालिम और वो तशद्दुद और वो मज़ालिम और वो कत्ल व गारतगरी जिनके साथ हुई वो अहले बैत थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे थे। तो जुल्म तो हमेशा चलता रहता है, चलता रहेगा, लेकिन वो जुल्म इस जुल्म के सामने कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप उसको कुछ भी कर लें। वाक़या करबला हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के हुज़ूर पेश हुए और आज हम उन तमाम शुहदा की याद में ये दिन मनाते हैं। हर किसी के मनाने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद सबका एक ही है और उसके पीछे वजह सबकी एक ही है कि सब उस वाक़े पर आज भी दुखी हैं, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। ये जो आप थंबनेल भी अभी ये देख चुके हैं, ये सारी कहानी शुरू क्यों हुई, शुरू कैसे हुई, मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि बात उस हद तक करूँ जहाँ तक मेरे एनालिसिस हैं, जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है या कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन, एलिजिडली कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन, कुछ है चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा और होप आप इसको पसंद करेंगे। और आने वाले दिनों में जब ये वाक़यात और ये सब चीज़ें सच साबित होंगी तो रेफरेंस के लिए मेरा व्लॉग मौजूद होगा, लेकिन मैं इसके अंदर बात लिमिटेड ही करूँगा क्योंकि अभी केस के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक मेरे ख्याल में कुछ खुलकर चीज़ों को बयान करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। और जो जर्नलिज़म नॉर्म्स हैं, जर्नलिज़म नॉर्म्स हैं, वो भी हमें यही कहती हैं कि आप जो है जब तक इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही तो तब तक जो है वो आप लिमिटेड ही इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो मैं इसके ऊपर वो कानूनी मामलात के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो बहुत कम बात करूँगा। इसके सियासी जो मकासद हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये समझने की कोशिश करें कि ये अपना हल्का NA 165 जो अभी मौजूदा NA 165 है, इससे पहले ये जो हल्का था ये NA 172 था, मैं थिंक सो, हाँ जी 172। और 172 हल्के से तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो वज़ीर MNA बनते हैं और फिर वो वज़ारत ऑब्वियसली आपकी जो है मखरूद गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उसके अंदर वो वज़ीर का ओहदा पाने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम इसको एक कहानी की तरह शुरू करते हैं, छोटी सी बात। मामलात कब ख़राब होना शुरू हुए और ये अचानक से इतना बड़ा केस निकल के किस तरह से आया, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कौन मुलव्वस है, कौन नहीं है, अभी हम इसके ऊपर सिर्फ हमारी एक ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, ये इल्ज़ाम नहीं है, तो इसको ऑब्ज़र्वेशन तक ही रखना है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इनसाइड इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि है, लेकिन आपने अभी इसको मेरी ऑब्ज़र्वेशन ही समझना है। राइट और रॉन्ग ये वक्त डिसाइड कर देगा, लेकिन मैं अभी इसको ऑब्ज़र्वेशन, अपनी ऑब्ज़र्वेशन क्यों कह रहा हूँ, इस पर बाज़िद क्यों हूँ, क्योंकि अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब हम आ जाते हैं इस हल्के के सियासी बैकग्राउंड को समझने के लिए। यहाँ पर नून लीग के बड़े तगड़े, आप जिसको कह सकते हैं, बड़े पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो बड़ा अरसा दराज से इस हल्के की सियासत पर छाए हुए हैं। उनके दरमियान और चीमा साहब के दरमियान हमेशा एक सियासी जंग, एक सियासी टसल रहती है और ये ऑब्वियस सी बात है। ये इस हल्के की अवाम भी जानती है कि चीमा और मजीद ग्रुप ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। अब हुआ ये अचानक से कि वजारत चल रही थी, बात
आपस में बहस मुबाहिसा, एक दूसरे की पॉलिसीज पर, एक दूसरे के कामों पर तनकीद भी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एकदम से ये हुआ कि इमरान खान साहब को हटाना तय पा गया। जब इमरान खान साहब को हटाना तय पाया तो उस वक्त ऑब्वियसली वो जो इत्तेहादी थे उनको तोड़ना भी मकसूद था। तो वो इत्तेहादियों में सबसे जो मेजर रोल प्ले किया लोगों को तोड़ने में, स्पेशली काफ लीग के अलग होने में और चौधरी ख़ानदान के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों के भी पीछे तारिक बशीर चीमा को ही जो है वो एक किस्म से मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि इसके पीछे सारा कुछ तारिक बशीर चीमा की जो है वो गेम थी सारी। खैर, काफ लीग अलग हो गई, टुकड़े बखिए उसके हो गए, परवेज़ इलाही साहब वाला ख़ानदान अलग हो गया, चौधरी शुजात साहब वाला ख़ानदान अलग हो गया, कुछ इधर रह गए कुछ उधर रह गए, चलता रह गया, लेकिन इल्ज़ाम तारिक बशीर चीमा पर ही आता रह गया। इवन आपको शायद याद हो तो एंड टाइम पर चौधरी सालिक को लेके जाने वाले भी तारिक बशीर चीमा साहब ही थे। अब तारिक बशीर चीमा साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट हैं, सबको पता है। मेरे से ढकी छुपी बात नहीं, अगर मैं नहीं भी करूँगा तो मेरे ख्याल में ये ऐसी बात नहीं है कि जो किसी को ना पता हो। और स्पेशली पहले तो थे या नहीं थे, लेकिन स्पेशली जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई तो उसमें बड़े फेवरेट ठहरे, क्योंकि जोड़ तोड़ में इन्होंने बड़ा साथ दिया और बड़े फ्रंट फुट पे आके ये खेले। अब वो उनका सियासी रोल है, वो राइट और रॉन्ग अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करते, वो सही था गलत था। बहरहाल उस प्ले के पीछे, उस रोल के पीछे उन्होंने डिमांड की कि फिर मुझे अगला इलेक्शन चाहिए। अगला इलेक्शन अब वो कहाँ से लड़ेंगे? वो ऑब्वियसली उसी हलके से लड़ेंगे जिससे वो जीत चुके हैं, और तो उनके पास कोई हलका नहीं है। 2 हलके बचते हैं, या तो वो जाएं खैरपुर टामिया वाली या पीरजादा साहब के हलके में, और या फिर वो जो यजमान के हलके में लड़ेंगे। तो ये 2 हलके रहते हैं जिसमें से वो लड़ सकते हैं। अच्छा, चीमा साहब ने ट्राई की यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में कि उन्होंने देखने के लिए कि जी उनकी सिटी के अंदर, शहर के अंदर, बहावलपुर शहर के अंदर क्या वर्थ है, तो उन्होंने एक ट्राई की कि भी वहाँ पर देखा जाए मेंबरान को सपोर्ट करके। तो जिन जिन मेंबरान को उन्होंने सपोर्ट किया वो हार गए। तो यहाँ से उनको अंदाज़ा हो गया कि जी मैं बहावलपुर से अपने बेटे के लिए जो सोच रहा हूँ कि जी मैं नेशनल अपना इसकी पंजाब असम्बली की सीट के लिए उसको इलेक्शन लड़वाऊँ या इलेक्शन में उतारूँ, तो उसके लिए इलेक्शन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने एज अ टेस्ट केस उसको लिया, और जब उन्होंने देखा कि वाकई यार इसके अंदर तो वो नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट प्लान उनका यही था कि चलें अब इनका साथ दिया है, मियाँ साहब का साथ दिया है, और जो कुछ कहते गए, जो लोग कहते गए, मैं वैसे करता गया हूँ, तो अब तो मेरी और मेरे बेटे की सीट पक्की। यानी कि मैं अब जो है वो चौधरी सऊद मजीद के मुकाबले में मैं खड़ा हूँगा, और चौधरी सऊद मजीद जो है ना वो मुझे सपोर्ट करेंगे, और वली दाद जो है वो साथ के मुकाबले में खड़ा होगा, उसको साथ सपोर्ट करेगा। तो हम बाप बेटा जो है वो दोनों सीटें निकाल जाएंगे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो नून लीग जो है वो इतनी कुर्बानी तो हमारे लिए दे लेगी। देखें, नून लीग कुर्बानी देती या ना देती, मसला ये है कि अगर इतने पुराने सियासी मुखालिफ, देखें चीमा साहब को सिर्फ उनकी मुखालफत का भी सामना नहीं है, फिर चीमा साहब को एक और मुखालफत का सामना भी है, वो है मलिक इकबाल चन्नड़ साबिक सूबाई वजीर साहब। उनकी मुखालफत का भी उनको सामना है। वो भी हमेशा, ये भी दोनों आपस में लड़ते रह गए। चीमा साहब और मलिक इकबाल चन्नड़ साहब का हमेशा से क्लैश रहा है, ठीक है। तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन मलिक साहब का क्योंकि हल्का नहीं बनता, तो इस वजह से ये बात हम कर नहीं सकते। तो उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा सूटेबल यही है कि यजमान की जो सीट है उस पर मुझे सपोर्ट की जाए, और यही वादे वईद उन्होंने कुछ उस टाइम अदम एतमाद के टाइम ली। उसके बाद कुछ फिर मियाँ साहबान से ली कि जी मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, पंजाब में भी देखो, आगे भी देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो, हर जगह मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो आप काइंडली मेरे साथ चलें। तो कुछ र्यूमर्स थी कि कुछ अर्सा पहले मजीद बरादरान ने जो है वो चौधरी मजीद साहब के जो बच्चे हैं, चौधरी सऊद मजीद साहब या चौधरी महमूद मजीद साहब और चौधरी साद मसूद साहब जो हैं, ठीक है, ये सब जो हैं वो मिल के इन्होंने तय भी किया कुछ हद तक कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा नून लीग से राहें जुदा करें।
تو اسد کیسر صاحب بھی ان کے پاس ان کے ڈیرے پر تشریف لائے تھے، ان کی انہوں نے دعوت شعوت بھی کی. خیر وہ بعد میں معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ یہ چودھری سعود مجید صاحب کو کال کر لیا گیا وہاں پر، اور کال کرنے کے بعد یہ چلے گئے لندن. اس کے بعد ان کی خاموشی ہو گئی، اور خاموشی ہونے کے بعد یہ اپنی سیاست اس طرح کرتے رہ گئے. اب بات یہ ہے، اس ٹائم اگر کسی کے اوپر اربوں کی کرپشن کے بھی کیسز ہوں، لاکھوں کے قتل کے بھی مقدمے ہونا، تو وہ خبر بھی فلٹر ہو کر آتی ہے مریم اورنگزیب کی وزارت سے. جو بھی چیز گزرے گی وہ مریم اورنگزیب کی وجہ سے ہو کے گزرتی ہے. مریم اورنگزیب کا فلٹر لگے بغیر پاکستان میں کوئی خبر، کوئی نیوز، کچھ بھی رپورٹ نہیں ہو سکتا. یہ میں اپنا تجزیہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کسی قسم کی کوئی آبزرویشن نہیں دے رہا، میں یہ آپ کو 100% پیٹ نیوز دے رہا ہوں کہ واقعی ہی ہم لوگ اس پہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ مریم اورنگزیب کا فلٹر لگے بغیر کوئی بھی خبر باہر نہیں آ سکتی. چاہے پولیس نے بندہ یہاں پہ پکڑا ہو نا، اور پتہ ہو کہ جی کوئی حکومتی نمائندہ اس میں ملوث ہے، یا اس کے پیچھے اس کا کوئی تھوڑا سا بھی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، یا حکومتی کوئی اتحادی ہے، اس نے یہ تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی ہے، تو وہ خبر پہلے آرڈر ہے کہ یہ مریم اورنگزیب کے پاس جائیں گے. مریم اورنگزیب اس کو دیکھیں گی. پولیس جو مرضی قانونی کارروائی کرے چاہے نہ کرے، بیوروکریسی اپنے حساب سے کام کرے چاہے نہ کرے، ان میں ان کی انٹرفیرنس ہے یا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن میڈیا کے اوپر وہ خبر نہیں چلے گی، نہ میڈیا کے اوپر، نہ سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ کیسے ہوا کہ جی حکومتی اتحاد کے اتنے پاورفل وزیر ہیں کہ پچھلے دن جب میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب جو ہیں، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں، وہ جب ایک تقریب میں شریک نہ ہوئے تو ان کی جگہ پر چیمہ صاحب موجود تھے آرمی چیف کے ساتھ. اتنے پاورفل ہیں، اور یکدم سے بندہ پکڑا جاتا ہے، سب کچھ نکل آتا ہے. ویڈیوز بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ ویڈیوز اصلی ہیں، نقلی ہیں، جعلی ہیں، واٹس ایور، چھوڑ دو اس بات کو. وہ ابھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، پولیس بہتر بتائے گی. میرا کام نہیں ہے اس کے اوپر کہ میں اس کے اوپر اپنا سٹانس کریٹ کروں کہ یار اصلی ہیں کہ نقلی ہیں. میں اس کے پولیٹیکل اس کے ایسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. ویڈیوز آ جاتی ہیں، کرمنل پکڑے جاتے ہیں. پہلے ایک وہ کانسٹیبل پکڑا جاتا ہے ڈالفن کا، الائجڈلی کہتے ہیں کہ جی ایک کانسٹیبل پکڑا گیا، اس نے نشاندہی کی. پھر وہ اپنا چیف سیکورٹی آفیسر صاحب پکڑے گئے، انہوں نے نشاندہی کی، اور یہ سب کچھ نکلنا شروع ہو گیا، باتیں نکلنی شروع ہو گئی. پھر یک دیکھیں کہ حکومتی رہنماؤں کو پسند کرنے والے اشخاص سامنے آئے، اور انہوں نے دھڑ سے ایک ویلاگ کر دیا. پورے ملک میں ہونے والی کسی بدماشی پہ اس بندے نے ویلاگ نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کراچی والے، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو کیمرہ اٹھا کے جاتے ہیں اور جا کے ویلاگ کرتے ہیں، وہ پروگرام کرتے ہیں ہر جگہ. جہاں سے پیسے مل گئے وہاں پر جو ہے وہ چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جہاں پر اچھی اماؤنٹ نہ ملی وہاں پہ وہ اس کو آنر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی پروگرام کر دیا، انہوں نے بھی طارق بشیر چیمہ پہ ایلیگیشن لگا دیا، انہوں نے بھی کہہ دیا طارق بشیر چیمہ نے یہ کیا ہے، اور بغیر فلٹر ہوئے وہ خبر لگ بھی گئی، سوشل میڈیا پہ بھی لگ گئی، میڈیا پہ بھی لگ گئی، ہر جگہ ڈسکس بھی ہونے لگ گئی. مریم اورنگزیب صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. اب مجھے بتائیں کہ طارق بشیر چیمہ اگر لینے جائیں گے اور کہیں گے میاں صاحب میں تہاڈا ساتھ داسی، تے ہن مینوں تے میرے پتر نوں ٹکٹ کنے دینی؟ تے میاں صاحب آکسن پتر اننے وڈے کیس چ تیرا نام ہے، میں ٹکٹ تینوں دے کے میں بدنام ہونا، میں ذلیل خوار ہونا، مینوں تے میری جماعت ہی گالاں کڈے گی. نہیں بھائی چیمہ صاحب، میں نہیں کر سکتا. تے میاں جی ہن کچھ تے کرو، فون کرائیے. او سر کرا لو، فون کرا لو، انہاں نوں نہیں پتا کیڑا مسئلہ پیا ہے، انہاں نے بھی تہاڈی سپورٹ نہیں کرنی، بھاویں تسی ہن لکھ فون کرا لو، اور پھر ٹکٹ ملے گی وہی پرانے کھلاڑیوں کو، اور ان کے لیے ہوگی میدان خالی. چیمہ صاحب جائیں آزاد لڑیں، ان کی تو ابھی جماعت کے ساتھ کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پر، تو آزاد جب لڑنے جائیں گے تو کیا خاک ویلیو ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں سیاسی منظرنامہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا ہوتا ہے. لیکن کم از کم نون لیگ کے وہ پرانے لوگ جو کہ ان حلقوں سے
बार बार इलेक्शन लड़ते आए और चट्टान की तरह खड़े रह गए। उन्होंने कभी अपनी सियासी वफादारियां तब्दील नहीं की, कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ। और अगर नून लीग के बारे में मैं अगर एक बात करूँ कि नून लीग के अंदर अगर मैं अपने जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर अगर मैं कहूँ ना कि यार ये बंदा है नून लीग वाला, जिसको मैं वाकई देख के मैं सलाम करने को दिल करता है कि यार वाकई बंदा है, वाकई ये इंसान है, ये कहीं से नून लीग के नहीं लगते। अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा, अल्लाह ने बहुत दिया, तो शायद इस वजह से इनको ज़रूरत नहीं पड़ी कभी कि इस तरह के काम करें या 2 नंबर काम करें। मैंने जहाँ तक देखा तो इन लोगों ने अपनी जेब से भी पैसा लगाया है और इलेक्शन लड़ा। इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, पार्टी चलाई है। तो अगर ये उनकी वफादारी के एवज़ किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू यू यार, वाकई ये करना बनता था, क्योंकि वो उन लोगों ने वाकई ही अपनी सारी सियासत, सारी ज़िंदगी की सियासत, मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा, लेकिन मैं चौधरी सऊद मजीद साहब थे, ठीक है, लड़ते रह गए इलेक्शन, साथ भी उसने उस वर्कर लेवल तक जाके स्ट्रगल की, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए, लोगों के साथ मिला, लोगों के मसले मसाइल सुने, लोगों के मसाइल हल किए। चीमा साहब ने अपने हिसाब तक किए, चीमा साहब ने अपने हवाले से किए, चीमा साहब का जहाँ बस पड़ा उन्होंने किए। ये नहीं कि चीमा साहब ने काम नहीं करवाए अपने हल्के में, चीमा साहब ने भी अपने हल्के में काम करवाए। उनसे भी उनकी बरादरी के लोग खुश हैं, इसी तरह चौधरी साहबान से भी उनकी बरादरी के खुश हैं। इनमें से इलेक्शन चाहे कोई भी जीते, यजमान के तरक्याती मनसूबे कभी भी नहीं रुके। लेकिन चौधरी बरादरान में एक चीज़ है कि इन लोगों ने कभी सियासी वफादारी तब्दील नहीं की। तो बेसिकली अब ऑब्वियसली ऐसे लोगों की ज़रूरत है मुस्लिम लीग नून को, जिनका सियासी होल्ड भी अच्छा हो और इसके अलावा उन्होंने वफादारी भी तब्दील ना की हो, वो स्ट्रॉन्ग भी रहे हों, खड़े भी रहे हों साथ, और वर्क भी किया हो, पार्टी को फंड भी किया हो, वर्क भी किया हो पार्टी के लिए। और भावलपुर में अगर मुस्लिम लीग नून का कोई फेस है तो आप कह सकते हैं चौधरी सऊद मजीद या चौधरी साद मसूद है। तो ये बेसिकली जो वो नाराज़ थे तो उनका रास्ता साफ करने के लिए चीमा साहब को ज़रा खुद लाइन लगाया गया कि भाई तेरे पीछे होना सी उन्होंने तो नाराज़ नहीं करना ना, जिन्होंने सारे भावलपुर ने सियासत संभाली हुई है। होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।